2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम गोल्डन टेस्ट सीरीज के तहत साइकोलॉजी का मॉडल पेपर 19 करने जा रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीखने से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। मनोवृत्ति में परिवर्तन होने से, व्यवहार में परिवर्तन से, या फिर व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से, या अनुभूति में परिवर्तन से आपको बताना है सीखना से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर जो आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्य, आप देखिए कीवर्ड पकड़ लिए, सामाजिक मूल्य, सामाजिक संस्थान, सामाजिक मानक विषय में जानकारी देकर उनमें के बीज बोता है, यानी डेस का बीज जो है होता है। इसको विद्यार्थियों का जो स्कूल है वो किसका बीज होता है आपको बताना है। वातावरण का, समाजीकरण का, भौतिक संरचना का, या फिर अभिप्रेरणा का। क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका समाजीकरण। क्या होगा, समाजीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। आज हमने अप्लाइड क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो आप पेन कॉपी हाथ में लें और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब अटैम्प्ट करें और बाद में हमें बताएं कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सीखने वाले का स्वनियमन किस पर निर्भर करता है। स्वनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन है, वो किस पर डिपेंड करता है आपको बताना है। उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर, अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, या स्वयं सीखे गए ज्ञान का अन्वेषण करने पर। बताइए सीखने वाले का जो स्वनियमन है वो किस पर निर्भर करता है। कमेंट करिए जल्दी से, आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा स्वयं सीखे गए ज्ञान का अन्वेषण करने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। सीखने के अंतर्गत जो स्कैफोल्डिंग है वो क्या दर्शाता है आपको बताना है। स्कैफोल्डिंग क्या दर्शाता है आपको ध्यान हो। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी, तो ये जो स्कैफोल्डिंग की अवधारणा है वो वाइगोत्स्की ने दी थी। और कौन से नियम में, अपने सामाजिक जो सिद्धांत था उसमें दी थी। और उन्होंने इसमें 3-4 चीज़ें बताई थी जिसमें आपको ध्यान हो। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO मैन नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, और उसी में थी ये आपकी स्कैफोल्डिंग। क्या थी, स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पर बताना है स्कैफोल्डिंग वो क्या थी। अध्यापक द्वारा सीखने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों का, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग का, या फिर पूर्व से सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति का, या सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा का। बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को अपन स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। समावेशी कक्षा की क्या विशेषता नहीं है आपको बताना है। शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग, या फिर ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, या फिर अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग, या फिर वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। बताइए क्या होगा आंसर। समावेशी कक्षा की कौन सी है जो विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञान क्षमता वाले समग्र विद्यार्थी, यानी कि सभी लोग हैं वो ज्ञान क्षमता वाले हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समावेशी विद्यालय में तो सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो मंद बुद्धि वाले हों, ज्ञान क्षमता वाले हों, या कैसे भी हों। सभी समावेशी का मतलब होता है सभी समान छात्र, यानी सभी को अपन समान छात्र मान करके पढ़ाई करवाते हैं। ऐसा विद्यालय समावेशी विद्यालय कहलाता है। अतः क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है वो क्या कहलाती है आपको बताना है। किसी परीक्षण की वैधता की बात कर रहा है और जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुण को माप रहा है तो वो क्या कहलाती है आपको बताना है। सम्मति वैधता, भविष्यवाची वैधता, या रचनात्मक वैधता, या फिर अभिसारी वैधता। बताइए कोई स्पेशल परीक्षण को किसी परीक्षण वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थी में सैद्धांतिक गुण स्पेशल सैद्धांतिक गुणों की माप कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा अभिसारी वैधता। अभिसारी वैधता का मतलब होता है संकुचित वैधता, और अपसारी का मतलब होता है विस्तृत। अतः आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। और जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने 4 स्टेज बताई थी, उसमें से सवाल पूछ रहा है कि अवस्था में किस अवस्था में, यानी कौन सी अवस्था में बालक जो है वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लग जाता है। संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, या अमूर्त संक्रियात्मक जो है अवस्था में। बताइए
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? संवेदी जो प्रेरक अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष तक रहती है, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। अब बताइए, पूरी संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 के बाद में रहती है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानी जाती है। 2 से 4 वर्ष के लिए रहती है। और उसके बाद है औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है उसको बताना है आपको, क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है 2 वर्ष के बाद में बच्चा है जो मूर्त चीज़ों को पहचानने लग जाता है, यानी कि जो देखता है उन चीज़ों को समझने लग जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज़ की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम क्या कहलाते हैं? आपको बताना है। जब बालक है वो स्कूल जाने के लिए रोज़ की तरह स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, व्यवहारों के ये सभी संगठित जो क्रम है वो क्या कहलाते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, अतः चैनल को सब्सक्राइब करें। मानसिक संक्रिया, विकेंद्रीकरण, स्कीमा या फिर स्कीम्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा स्कीम्स। क्या होगा? स्कीम्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा स्कीम्स। यानी कि जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज़ की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम जो हैं वो स्कीमाज कहलाते हैं, यानी कि स्कीम्स कहलाते हैं। स्कीम्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3rd। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है वो क्या है? बताइए, ऐसा कौन सा पोषण है शिक्षार्थियों में जो सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करवाना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, या फिर अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। बताइए क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और अच्छे से सवाल को समझें और क्या आंसर होगा आप कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का जो पोषण करने के लिए एक प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिससे सृजनात्मकता का पोषण होगा। अतः आपका क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि ऐसी कोई भाषा है जो अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाएगी यदि इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, या फिर ये नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, या यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। बताइए क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर भाषा अच्छे गुणों से संपन्न और सफल मानी जाएगी यदि इसमें विचार और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, या फिर यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2nd। यहाँ नए विचार और संभावनाएं जो है उत्पन्न करने में सक्षम हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है। आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? कोई विद्यार्थी है वो वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही रखता है या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है, तो आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? नगण्य चिंतन, बहुआयामी चिंतन, जटिल चिंतन, या फिर संकलनात्मक वर्गीय चिंतन। बताइए, अप्लाइड क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका नगण्य चिंतन। क्या हो जाएगा? नगण्य चिंतन, क्योंकि उसको समझ नहीं है चीज़ों की, या तो वो सही करता है या गलत करता है, तो बिल्कुल नगण्य चिंतन है, उसके अंदर जो चेतना है वो कम है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 12वां है। एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया। एक परीक्षण लिया जा रहा था और जिसमें सभी बच्चों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों को जो है जवाब देने को कहा गया। बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। अब बताइए, प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का कैसे पता लगाया जा सकता है? अर्धविभाजित का, समतुल्यता प्रकार का, जांच पुनः जांच पद्धति का, या फिर वैकल्पिक प्रकार का? बताइए क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा अर्धविभाजित का। क्या हो जाएगा? अर्धविभाजित का, यानी कि आधे लोग हैं जो विभाजित हो जाएंगे
जो सम बताने वाले या फिर विषम बताने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है तो शिक्षक द्वारा पूछा गया ये प्रश्न कैसा होगा बताइए। जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न क्या करेगा, नियंत्रित है, छलात्मक है, आलोचनात्मक है या अप्रासंगिक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। हाँ, जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका जो है कंट्रोल्ड, यानी कि नियंत्रित। क्वेश्चन नंबर 14, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन है वो अनुचित होगा बताइए। पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन जो है वो अनुचित होगा। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी में कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। या पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान पूर्ण रूप से व्यावहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। या फिर जो अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थी में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आपको बताना है कौन सा कथन है जो अनुचित होगा। अनुचित होगा यानी कि उचित नहीं होगा। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 3, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यावहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि पाठ्य पुस्तक सब कुछ नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। प्रभावी विधिक प्रावधान, सार्वभौमिक शिक्षा, तीव्र आर्थिक विकास या फिर अवांछित सामाजिक परिवर्तन। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर होगा आपका सार्वभौमिक शिक्षा। सार्वभौमिक शिक्षा है जो सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना क्या हो सकती है बताइए। इन सिद्धांतों को अपनाएं कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक हो। या फिर कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। या फिर कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। या फिर प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा। तो सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना कौन सी है। वीडियो को पॉज करिए और सवाल को अच्छे से पढ़िए। अप्लाइड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 3, क्योंकि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है, स्वकेंद्र परीक्षा जो प्रणाली है के विषय में आपका क्या विचार है। जो स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका जो क्या विचार है ये आपका जो है क्वेश्चन है। बताइए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली है, सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ सेंटर्ड परीक्षा प्रणाली है। इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। या फिर इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का जो है भार झेलना पड़ता है। या फिर दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। या इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा होती है। बताइए क्या होगा आंसर। स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका ये जो विचार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका क्या है। प्रजातांत्रिक जो लोकतंत्र की जो पर्यावरण की प्रमुख भूमिका क्या होगी। इसमें विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होगा, शिक्षार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास होगा, शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन किया जा सकता है, शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास होगा। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का जो है विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, डैश एक सार्वजनिक क्षमता है, खाली जगह है और एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। कैसी क्रिया करता है। उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। उसको अपन क्या कहते हैं। बुद्धि,
मानसिक मंदता, अनुशासन या फिर निर्देशन। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है और जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 20 की तरफ। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। डेली रोजाना गोल्डन टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रही है। ईवीएस और हिंदी की देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं उनसे आप इसको सब्सक्राइब करवा सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो प्रतिवादी अनुक्रिया कौन सी है। स्किनर के जो सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत का, जिसमें प्रतिवादी अनुक्रिया, उसने 2 तरह की अनुक्रिया बताई थी, जिसमें एक प्रतिवादी अनुक्रिया थी और प्रतिवादी अनुक्रिया कौन सी है आपको बताना है। वो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है या इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। यदि आपने स्किनर का सिद्धांत पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जल्दी से कमेंट करिए। उन्होंने बताया था कि एक तो उद्दीपक के सामने उद्दीपक के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं और एक उद्दीपक के बगैर जो क्रियाएं होती हैं। 2 तरह की क्रियाएं बताई थी, जिसमें से पहली प्रतिवादी अनुक्रिया आपको पूछ रहा है प्रतिवादी अनुक्रिया कौन सी है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा स्पष्ट उद्दीपन द्वारा जो है उत्पन्न होती है, उसको प्रतिवादी अनुक्रिया कहते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 20 मार्क का फर्स्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि। बताइए शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना भी आवश्यक है क्योंकि छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहेगी, या छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, या शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचे। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का जो है सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना जो है शिक्षक के आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती हैं तथा अधिक क्रियाशील और झगड़ालू होती हैं। ये कथन किसका है। वेरी मोस्ट कथन है, इस कथन को आप नोट डाउन कर लेना। ये कथन वेरी मोस्ट है कि एक प्रतिभावान लड़की घर पर बैठना कम पसंद करती है और वो अधिक क्रियाशील और झगड़ालू होती है। ये जो कथन है वो किसने दिया था। तो ये जो कथन क्या स्किनर ने दिया था, या फिर हिली ने दिया था, या वुडवर्थ ने दिया था, या फिर ट्रो ने दिया था। देखिए एक नया साइंटिस्ट का नाम आया है जिसका नाम था मनोवैज्ञानिक ट्रो। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ट्रो का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है, ये कथन ट्रो ने दिया था, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, और इसको विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ये किसने कहा, यानी गर्भावस्था से लेकर के और प्रौढ़ावस्था तक जो है डेवलपमेंट होता है, ऐसा कहने वाला कौन था। क्वेश्चन नंबर 23 का आपको आंसर देना है। हर्लॉग, जेम्स ट्रेवर, मुनरो या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा मुनरो। किसने कहा था, मुनरो ने ऐसा कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। समावेशी जो शिक्षा प्रक्रिया है उसमें अनुकूलन कैसे किया जाता है। बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु, या सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु, अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, या इन सभी के शिक्षण हेतु। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा इन सभी के शिक्षण हेतु, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी स्कूल होते हैं उनमें सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं और एक समान भाव से उन्हें पढ़ाया जाता है। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे की जांच की जाती है। बताइए जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है, वो दावा कर रहा है कि मैंने किसी क्षेत्र विशेष में ज्ञान को अर्जित कर लिया है, तब उसके इस दावे की जांच कैसे करेंगे आप।
उपलब्धि परीक्षण के, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा, निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा या खुली किताब परीक्षण द्वारा? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपके पास में होना चाहिए। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा उपलब्धि परीक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, खेल का एक लाभ यह भी है कि वे, बताइए आपको खेल का लाभ बताना है, जो अपन खेलते हैं उसका लाभ बताना है। बालकों को विद्यालय के खाली घंटे में अनुशासित रख सकते हैं, बालकों को घर से बाहर रखते हैं, अवकाश काल के उत्तम उपयोग का प्रोन्नत करते हैं, या फिर विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा अवकाश काल के उत्तम उपयोग को जो है वो प्रोन्नत करते हैं, अतः खेल का लाभ ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कौन सा जो विकल्प है बाल केंद्रित उपागम की विशेषता को नहीं दर्शाता है। बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, क्या ये सही नहीं है? या प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, या फिर प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है, या फिर प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है? आपका 27 का जो है आंसर देना है। तो विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है एक निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जो प्रत्येक बालक है वो अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। ये गलत है क्योंकि प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे अपन। निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ये चॉम्स्की ने कहा था। या फिर शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न भिन्न गतिविधियाँ होती हैं, ये जो है कहा था वो वाइगोत्स्की ने कहा था। या फिर भाषा विचार पर आधारित है, भाषा है जो विचार पर आधारित है, ये पियाजे ने कहा था। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये B.F. स्किनर ने कहा था। आपको बताना है कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। बताइए। बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ये चॉम्स्की ने कहा था। शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न भिन्न गतिविधियाँ होती हैं, ये वाइगोत्स्की ने कहा था। या फिर भाषा विचार पर आधारित है, ये पियाजे ने कहा था। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर ने कहा। बताइए इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो जोड़ा सुमेलित नहीं है उसका आंसर है बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ये गलत है। क्योंकि जो भाषा अर्जित करने की प्रवृत्ति उनमें ज़रूर होती है बच्चों में, ये चॉम्स्की ने कहा था। लेकिन भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ये गलत बात है कि वो पहले से ही जो है भाषा जानते हों। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से अधिगम के संबंध में क्या है जो सही है? अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है, अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों हैं, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए जो लर्निंग है, लर्निंग की विशेषताएं 14-15 विशेषताएं जो होती हैं उनमें से आपको बताना है कि जो इनमें से कौन सी है जो संबंध सही है। अधिगम सार्वभौमिक है, जीवन भर चलता है, विकास परिवर्तन होते हैं, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन किसका है? आपको बताना है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन किसका है? यह कथन कैसा है? बताइए। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। या फिर गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। या फिर सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर क्या होगा बताइए। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए किसी विकास को, उचित विकास को और स्वस्थ शारीरिक विकास की एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। स्वस्थ शारीरिक विकास जो स्वस्थ होना चाहिए, यह कथन कैसा है बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सही, क्योंकि शारीरिक विकास है, विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। अतः जो आपका आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। अतः आज हमने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ली हैं। तो इतने शानदार क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। अगर यदि आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।